अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है। साद रफीक ने कहा कि ये कोई नेक शगुन नहीं है पार्लियामेंट के लिए। मौलाना फजल रहमान ने जो आज बातें की पार्लियामेंट के अंदर, मैं तकरीबन काफ़ी हद तक उनसे मुत्तफिक हूँ। सियासतदान बज़ाहिर अपने आप को मुश्किल वक्त के अंदर बरीउज़्ज़मा क्यों करार देते हैं? जैसे ही कोई मुश्किल हालात कौम के ऊपर आते हैं, आपको फ़ौरन इस्तीफ़े याद आ जाते हैं, आपको फ़ौरन इस्टेब्लिशमेंट याद आ जाती है, आपको फ़ौरन फ़ौज याद आ जाती है। कौम हमारी फ़ौज की कुर्बानियों को भूल गई है क्या? कराची में जिस तरीके से रेंजर्स फौज ने ऑपरेशन किया, जिस तरह हमारे पुलिस एहलकारों ने वहाँ पे ऑपरेशन में हिस्सा लिया, क्या कौम उनकी कुर्बानियों को भूल गई है? हर पॉलिटिकल पार्टी के स्टेक्स होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी के मफादात होते हैं। कच्चे के डाकुओं का मसला हल करना बहुत आसान है। क्या वहाँ पर भी आप कोई फौजी ऑपरेशन चाहते हैं? बोलो पेंसिल। और 8 सितंबर का जलसा भी कैंसिल। ये अली बिन गंडापुर को डॉक्टर्स ने आराम का मशवरा दे दिया है। साथ में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी उनकी गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी हो चुके हैं और इस्लामाबाद में जलसा करने के ऊपर तकरीबन 12 या 14 साल की कैद की सज़ा भी हो चुकी है। सरकारी इदारों ने बिजली की जो कंपनीज हैं उनको तकरीबन 2,500 अरब रुपए के बिल देने हैं। कराची की तरफ आपको थोड़ी बहुत नजरें जो है ना वो रखनी पड़ेंगी। कराची ठीक नहीं होगा ना तो सर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता। पंजाब में जो बिजली के बिलों का रिलीफ का मामला है वो खटाई में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इमरान खान ने जो मुबैना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सिद्दीक मिर्जा और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल वीलॉग। अख्तर मेंगल ने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया है। मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं है, वो इस्तीफ़ा दें ना दें, लेकिन मुझे जिस चीज़ से एतराज़ है वो मेरा हक बनता है। वो ये है कि ऐसे मुश्किल वक्त में अगर लीडरान मैदान छोड़कर भाग जाएं तो ये मेरे ख्याल से हमारे लिए कुछ अच्छी बात नहीं होगी। मैं ख़ास तौर पे अख्तर मेंगल की बहुत इज़्ज़त करता हूँ और उनको एक अच्छा सियासतदान समझता हूँ। बज़ाहिर वो एक वक्त में इमरान खान के बहुत करीबी साथी भी रहे हैं। उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट की इमरान खान को, ये जानते हुए भी कि जिनका बेसिकली वो नाम लेते हैं, हमेशा जर्नल्स की बात करते हैं, हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। क्या आपको नहीं पता था कि इमरान खान की बैक पे कौन है? उनको नहीं पता था कि जनरल फैज़ या जनरल बाजवा किस तरीके से इमरान खान को सपोर्ट कर रहे थे? उस वक्त आपने जब सपोर्ट की, मैं आपकी नीयत पे शक नहीं करता, लेकिन आपको ऐसे दौर में, ऐसे हालात के अंदर अगर आप मैदान छोड़कर भाग जाएंगे तो ये जिस तरह साद रफीक ने कहा कि ये कोई नेक शगुन नहीं है पार्लियामेंट के लिए, मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए, बल्कि उनकी अपने सूबे के लिए भी नेक शगुन नहीं होगा अगर इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करेंगे। देखें, मसला है, मसले का हल निकालना चाहिए। मसले का अगर हल नहीं निकल रहा तो कौम को बताएं कि मसले का हल क्यों नहीं निकल रहा। लोगों को बताएं कि आपके सूबे में, बलूचिस्तान में, जहां आप हमेशा MNA बनकर निकलते हैं, वहां पर अमन क्यों नहीं आ रहा। ये जो सरदार हैं, ये यहाँ पर वहाँ पर जो मजहबी पार्टीज़ हैं, वो तमाम तर लोग बैठ कर अगर मसले का हल निकालेंगे तो कौम को नज़र भी आएगा। अगर किसी बड़े ऑपरेशन की बात की जा रही है, अख्तर मेंगल ने दहशत गर्दों के हवाले से तो बड़ी बात करते हैं कि हमारे अपने लोग हैं वो बहकावे में आ गए हैं या गुमराह हो गए हैं। अगर वो दहशतगर्द अगर किसी और पाकिस्तान के हिस्से में रहने वाले लोगों को अगर शहीद करते हैं, उसके ऊपर ये लोग बात क्यों नहीं करते? अगर कोई बड़ा ऑपरेशन, अगर मसले का हल निकल सकता है उस चीज़ से, तो उसके ऊपर बात क्यों नहीं करते? उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते? देखिए, बलूचिस्तान के मसले का हल, मौलाना फजल रहमान ने जो आज बातें की पार्लियामेंट के अंदर, मैं तकरीबन काफ़ी हद तक उनसे मुत्तफिक हूँ। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमें एक ग्रैंड डायलॉग की ज़रूरत है, हमें ऑपरेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन हम लोगों को सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत भी नहीं है। उन्होंने कहा हमें मसाइल को बड़ी संजीदगी से देखना होगा, हमें देखना पड़ेगा कि क्या हुकूमत की रेड कायम है या नहीं है। देखिए, KPK के अंदर हुकूमत की रेड अगर कायम नहीं है तो ये लम्हा फ़िक्रिया है KPK में रहने वाले लोगों का, और उन्होंने जिनको वोट दिया है उनसे सवाल करना उनका हक बनता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें बलूचिस्तान की रेड कायम क्यों नहीं है, तो वहां पर भी हमें मसले का हल निकालना पड़ेगा। सियासतदान बज़ाहिर अपने आप को मुश्किल वक्त के अंदर बरीउज़्ज़मा क्यों करार देते हैं, ये बात आज भी मैं समझने से कासिर हूँ। सियासतदानों को फ्रंट पे आके लीड करना पड़ेगा। जब वज़ीर आला बनने की बात होती है, जब हुकूमतों में वजारतें लेने की बात होती है, जब मरात लेने की बात होती है, प्रोटोकॉल लेने की बात होती है, तब तो आप बड़े पेश होते हैं। लेकिन जब जैसे ही कोई मुश्किल हालात कौम के ऊपर आते हैं, आपको फौरन इस्तीफे याद आ जाते हैं, आपको फौरन एस्टेब्लिशमेंट याद आ जाती है, आपको फौरन फौज याद आ जाती है। प्रोटोकॉल लेने के टाइम पे आपको ये चीजें याद क्यों नहीं आती हैं? प्रोटोकॉल जब आपको मिल रहा होता है, अख्तर मेंगल साहब को जब वजारतें मिल रही थी, उस वक्त क्यों नहीं इस तरह की बातें की आपने? जब आप इमरान खान की हुकूमत में उनका भरपूर साथ दे रहे थे, उस वक्त आपने इस तरह की बातें क्यों नहीं की? मैं आपकी किसी भी नीयत के ऊपर शक नहीं कर रहा हूं, ना मुझे इस तरह का कोई हक हासिल है, लेकिन मैं आपके तौर तरीके पे या मैं आपकी तर्ज सियासत के ऊपर तनकीद कर सकता हूं।
ہمیں اس وقت ساری قوم کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور یہی اس وقت قوم کی عین ضرورت ہے جو حالات اس وقت پاکستان کے اندر ہیں. جہاں تک چلیں ہم کے پی کے کی بات کرتے ہیں، وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک امن قائم ہوگا. ہم چیزیں کوششیں کر رہے ہیں، ہم تبصرے کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اس وقت اتھارٹی تو نہیں ہے، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اس وقت سنجیدگی ظاہر نہیں کر رہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. کراچی میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو بلوچستان میں سچویشن ہے یا جو کے پی کے میں سچویشن تھی، کراچی میں کہیں زیادہ اس سے خراب سچویشن تھی. میں کراچی کا رہنے والا ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ روز وہاں پہ 15 سے 20 لاشیں وہاں پہ گرتی تھیں، اور یہ قوم شاید بھول گئی ہے ہم کس مشکل وقت سے گزر کر آج یہاں امن و امان کی صورتحال میں بیٹھے ہیں. آلموسٹ پورے پاکستان کے اندر وہ سچویشن نہیں ہے جو 2013 سے پہلے تھی. کیا قوم بھول گئی ہے ان چیزوں کو؟ کیا قوم ہماری فوج کی قربانیوں کو بھول گئی ہے؟ کیا کراچی میں جس طریقے سے رینجرز آف فوج نے آپریشن کیا، جس طرح ہمارے پولیس اہلکاروں نے وہاں پہ آپریشن میں حصہ لیا، کیا قوم ان کی قربانیوں کو بھول گئی ہے؟ کیا آپ بھول گئے کہ کراچی میں کس طریقے سے امن و امان قائم کیا گیا ہے؟ میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. نواز شریف ایک میٹنگ چیئر کر رہے تھے کراچی کے اندر. نواز شریف نے ڈی جی ISI اس وقت کے اور ڈی جی رینجر سے کہا کہ کراچی میں امن کیوں نہیں آ رہا. تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر ڈی جی رینجرز اور ڈی جی ISI نے کن کی طرف اشارہ کیا؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نے کن کی طرف اشارہ کیا. ہر پولیٹیکل پارٹی کے سٹیکس ہوتے ہیں، ہر پولیٹیکل پارٹی کے مفادات ہوتے ہیں. ہر پولیٹیکل پارٹی یہی چاہتی تھی کہ آپریشن نہ ہو، ہمارا ووٹ بینک خراب نہ ہو، آپریشن نہ ہو، یہ نہ ہو کہ کل کو ہم یہاں پہ ووٹ لینے کے لیے جائیں اور ہمیں کوئی ووٹ نہ دے یہاں پر. لیکن بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی کی بات سنے بغیر آپریشن کی کال دی گئی، آپریشن ہوا. آج کراچی میں امن ہے. اگر ایک آپریشن کراچی کی پولیس کے اوپر بھی ہو جائے تو میرے خیال سے کافی ساری چیزیں اور مزید ٹھیک ہو سکتی ہیں. بٹ یہ ایک الگ ٹاپک ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں کس طرح سے پاکستان میں ٹھیک ہو سکتی ہیں. یہ بلوچستان کا مسئلہ یا کے پی کے مسئلہ، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. جب ہم اتنے بڑے بڑے مسائل سے نکل کر آ سکتے ہیں، دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی کی جنگ کو جیت سکتے ہیں، کراچی جیسے شہر کو کلین کر سکتے ہیں دہشت گردوں سے، تو میرے خیال سے ہمیں اس وقت صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور ایک پارٹی اس میں جو ہے نا اپنا جو ہے وہ گند ڈال رہی ہے، اس کو ہم گند ڈالنے نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ان کو ہم نہ کامیاب ہونے دیں گے نہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں. آپ کو بتانے کا مقصد صرف یہی ہے. ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیسے پاکستان کے اندر امن قائم کیا، کیسے ہم نے پاکستان کے شہروں کے اندر امن قائم کیا. اگر جو لوگ اس وقت استعفے دے کے میدان چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں تو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں. میں زیادہ بات نہیں کروں گا ان کے بارے میں، نہ میں کوئی فتویٰ جاری کروں گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ وہ. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. کچے کے ڈاکو کے بارے میں بات ہو رہی ہے. دیکھیں، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ حل کرنا بہت آسان ہے. کیا وہاں پر بھی آپ کوئی فوجی آپریشن چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ کچے کے ڈاکوؤں کے اوپر فوج آپریشن کرے؟ کہ وہاں پر ٹینک لے کے JF-17 تھنڈر لے کے، ڈرون طیارے لے کے وہاں پر پہنچ جائے؟ میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. تقریباً 1,80,000 اہلکار ہیں پنجاب پولیس کے اندر. تقریباً 20-22 کلومیٹر کا ایریا بتایا جاتا ہے جو کچے کے ڈاکوؤں جہاں پر ان کا قبضہ ہے یا جہاں پر ان کا اثر و رسوخ ہے. اگر ہم روزانہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فتح کرنا شروع کر دیں، اگر اس کو کلین کرنا شروع کر دیں، تو یہ 20 دن کی گیم بھی نہیں ہے سر. کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہم سال سے سنتے ہوئے آ رہے ہیں. اب یہ 20-25 دنوں کی گیم ہے. 1 کلومیٹر کا ایریا کلیئر کرنا، 1,80,000 جو ہماری پولیس اہلکار کی جو فورس ہے، کیا ظاہر سی بات ہے 1,80,000 تو آپ ڈپلوائے نہیں کریں گے نا. آپ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ کوئی 5-10,000 پولیس اہلکار لگا دیں گے، ان کو سارے ساز و سامان سے لیس کر دیں، وہاں پہ ان کو مشین گنز دے دیں، راکٹ لانچر دے دیں جو کہ کچے کے ڈاکوؤں کے پاس ہے. اگر آپ کو بھی کچھ اس طرح کی کوئی اینٹی ایئر کرافٹ گنز یا اینٹی ایئر کرافٹ پلین یا آپ کو جو ٹینک شکن جو میزائلز ہوتے ہیں اگر آپ کو وہ مل جائیں، تو نیتوں کا مسئلہ ہے سر، صرف حکومتوں کا مسئلہ ہے. مولانا فضل الرحمان کی ایک بات سے میں بالکل ایگری کروں گا کہ حکومت کی ریٹ جو ہے نا وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے. تو حکومت ایسی ریٹ قائم کرے گی اگر یہ مسئلے مسائل سوشل میڈیا کی زینت بن چکے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہائپ کے ساتھ پیش کی جاتی ہیں، تو ان چیزوں کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف جو مین ایک بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بولو پینسل اور 8 ستمبر کا جلسہ بھی کینسل. اس کی خبر یہ آ رہی ہے کہ علی مین گنڈا پور کو ڈاکٹرز نے آرام کا مشورہ دے دیا ہے. ساتھ میں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں. عدم جو ہے وہ حاضری کی وجہ سے شراب اور اسلحے کا کیس تھا ہمارے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے اوپر، مطلب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کے اوپر شراب اور اسلحہ رکھنے کا. بیسکلی چلو اسلحہ تو چلو کے پی کے لوگوں کی شان ہے، جو ہمارے پختون بھائی ہیں وہ اسلحے کو اپنا زیور سمجھتے ہیں، لیکن شراب
एनी हाउ केसेस चल रहे हैं उनके ऊपर, देखें कि वो बीमार हो गए हैं, डॉक्टर ने उनको 1 हफ्ते का रेस्ट दे दिया है और अब 8 सितंबर का जलसा जो है वो इस्लामाबाद में नहीं होगा। और इस्लामाबाद में जलसा करने के ऊपर तकरीबन 12 या 14 साल की, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, कैद की सज़ा भी हो चुकी है। बगैर इजाज़त अगर आपने जलसा किया तो शुरू में कम सज़ा होगी, उसके बाद अगर दोबारा किया तो डबल सज़ा होगी आपको। तो इस्लामाबाद जिसको हर कोई बंदा जो है वो ढोल समझ के बजाता था जाके, तो अब वो बजाने की इजाज़त नहीं होगी। अब 8 सितंबर का जलसा अभी तक इजाज़त नहीं मिली है, अगर नहीं मिली भी तो फिर भी समझे आप 8 सितंबर का जलसा जो है वो कैंसिल हो गया। अब देखें, बिजली के बिल पाकिस्तान के लोग तो दे रहे हैं और बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। जिनका बिल 10,000 आता था वो आज 25 से 30,000 बिजली का बिल दे रहे हैं। लेकिन अभी जो एक खबर आई है वो ये है कि जो सरकारी इदारे हैं, जो सरकारी इदारों ने बिजली की जो कंपनीज हैं उनको तकरीबन 2,500 अरब रुपए के बिल देने हैं। मतलब हुकूमत जो है वो बिजली सप्लाई कंपनियों की 2,500 अरब मतलब 2.5 ट्रिलियन जो है रुपए हैं वो उन्होंने वाजिबुल अदा हैं। मीटर तो नहीं कटे होंगे उनके, क्योंकि पाकिस्तानियों के तो एक बिल अदा ना करने के बाद जो है वो मीटर काट लिया जाता है। अब 2,500 अरब रुपए जो हैं वो बिल ना देने के बावजूद भी सरकारी मुलाजमीन के दफ्तरों के अंदर जो है वो बिजली वाफिर मिकदार में इनको मुहैया की जा रही है। तो लम्हा फ़िक्रिया देखें, जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं की जाएंगी। अभी मैंने एक वीडियो देखी कराची के हवाले से कि कराची की एक बड़ी मशहूर सड़क है और बड़ी खूबसूरत वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, वहाँ पर जाहिर सी बातें अच्छी फैमिलीज़ वहाँ पर रह रही होंगी। और उस गली का हाल आपको मैं ये वीडियो साथ में क्लिप के साथ भी हम लगा देंगे। अब ये गली देखें ज़रा, इसमें किस तरीके से गटर बह रहा है और जो बंदा है बेसिकली वो यही कह रहा है कि हम शायद आदमखोर यहाँ पे रहते हैं, या मेरे ख्याल से यहाँ पर कच्चे के डाकू भी इतनी बुरी हालात में नहीं रहते होंगे। तो कच्चे के डाकू वैसे ही हमारे बड़े पॉपुलर हुए हैं आजकल, तो वो एक अलग हाइप क्रिएट की हुई है। लेकिन ये हाल देखें आप, क्या ये कराची जैसे शहर जिसको पाकिस्तान की मईशत की शाहरा कहा जाता है, क्या वो ये डिज़र्व करता है? मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी साहब, आप बज़ाहिर होंगे बहुत अच्छे, आपका विजन बहुत अच्छा होगा, आप बहुत मेहनती होंगे, लेकिन सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं अपने जो आला हुकाम हैं हमारे, जो वज़ीर आज़म में ख़ास तौर पे, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सर अगर आपने पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, अगर शहबाज शरीफ साहब, अगर आप वाकई में ये ख्वाब देख रहे हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान आपके दौर में या आपकी ज़िंदगी में ही आप पाकिस्तान को एक अच्छे मकाम पे देखना चाहते हैं, G20 में शामिल होना चाहते हैं, जो आपका ख्वाब भी है 2030 में आप शामिल होना चाहते हैं, कराची को ठीक किए बगैर आप ये नहीं कर सकते। बाय हुक बाय क्रुक आपको ये काम करना पड़ेगा। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी के साथ आपके कुछ मुआहदे हैं या आपके साथ कुछ कोलिशन गवर्नमेंट की कुछ शराइत हैं, आपकी गवर्नमेंट भी कमज़ोर है, जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के बगैर आप गवर्नमेंट में ही नहीं रह सकते, लेकिन आपको उसका कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको कुछ बड़ों के साथ बैठ के कराची के मसाइल को, कराची की तरफ आपको थोड़ी बहुत नज़रें जो है ना वो रखनी पड़ेंगी। कराची का बहुत हाल बुरा है। मैं कहता हूँ कि आप 24 घंटे काम करें, आप जो है ना पूरा पूरा हफ्ता काम करें बगैर सोए, बगैर खाए पिए, आप पाकिस्तान के लिए इतनी मेहनत करें, लेकिन अगर कराची ठीक नहीं होगा ना तो सर पाकिस्तान ठीक नहीं हो सकता, पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती। पाकिस्तान की सनत के मसले, पाकिस्तान के कर्ज़ों के मसले, पाकिस्तान की बिजली के मसले, पाकिस्तान की महंगाई के मसले, अभी IMF है, फिर अभी डेट फाइनेंसिंग के इशूज़ आ गए हैं, फाइनेंसिंग जो बैलेंसिंग है उसके इशूज़ आ गए हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। तो आपको कराची की तरफ नज़र करम करना पड़ेगा। एक बड़ी खबर और भी है कि पंजाब में जो बिजली के बिलों का रिलीफ का मामला है वो कटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो बिल आपने अगस्त के माह में अदा किए हैं, अगर आपको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से उस पर रिलीफ मिला है तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि आगे शायद ये आपको मिलता हुआ नजर ना आए। IMF ने बेसिकली एक और शर्त आयद कर दी है, और ये मैंने अपने एक प्रोग्राम में बात की थी कि मरीम नवाज ने ये बहुत बड़ी गलती की है, यही गलती इमरान खान ने भी की थी। आई डोंट नो कि मरीम नवाज जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी बातों में आ रही हैं या खुद से फैसले ले रही हैं। जाहिर सी बात है आपके जो सिविल सर्वेंट्स हैं उन्होंने ही आपको ये मशवरा दिया होगा कि आप बिजली के बिलों में रिलीफ दें, जैसे उन्होंने इमरान खान को ये मशवरा दिया था। तो मरीम नवाज़ के साथ मेरे ख्याल से कोई गेम हो गई है, और क्योंकि इमरान खान ने भी जो बिजली के बिलों में सब्सिडी दी थी वो IMF के ही कर्ज़ों के प्रोग्राम में से, क्योंकि हमारा मुल्क कर्ज़ों पे चल रहा है। आप कर्ज़े लेके लोगों को पैसे नहीं बांट सकते। आप कर्ज़े लेके प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं, आप बिजली के कारखाने लगा सकते हैं, जो नून लीग ने अपने दौर में किए भी हैं इस तरह के काम। आप कर्ज़े लेके लोगों को कैश नहीं बांट सकते, बिजली के बिलों के अंदर आप उनको पैसे नहीं दे सकते, उनको रिलीफ नहीं दे सकते। आप यूनिट सस्ता कर सकते हैं, आप बिजली की पैदावार में कुछ सलाहियत बढ़ाने के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो बिल है वो 50,000 का है तो 10,000 हमने अदा कर दिए।
दिस इज़ नॉट पॉसिबल. IMF इस चीज़ को पहले भी नहीं मानती थी. इसी तरीके से IMF के प्रोग्राम सबोताज हुए थे और यही गलती जो है हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने भी की है. अब अज़मा बुखारी कह रही हैं कि हम बात करेंगे अब IMF से. ऐसा काम किया क्यों कि अब आपको IMF से बात करनी पड़े? तो ये बातें किसी भी एक, मतलब मुझसे ही पूछ लेते कि जब मैंने इमरान खान ने बिजली के बिलों में रिलीफ दिया तो मैंने उस वक्त ये बात की थी कि इमरान खान ने ये बहुत बड़ी गलती की है, ये पैसे हमें 3 गुना ज़्यादा अदा करने पड़ेंगे आगे जाके आने वाले वक्त के अंदर. तो आपकी जो डेट फाइनेंसिंग है वो ये भी कंप्लीट नहीं हुई, अभी आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आपकी कंप्लीट नहीं हुई, आप ਮੂੰਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ हो लोगों को. दिस इज़ नॉट फेयर. मैं रिलीफ देने के बिल्कुल भी ख़िलाफ़ नहीं हूँ. ज़ाहिर सी बात है मुझे भी रिलीफ चाहिए और मेरी कोई फैक्ट्रीज़ नहीं है जो मैं बड़े आराम से अपना बिजली के बिल अदा कर सकूँ, लेकिन आपको कोई और इसका वे ढूंढना पड़ेगा. उसके लिए आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी. जो इकोनॉमिस्ट है उनको हायर करें, मुझे भी अपनी मीटिंग में बुला लें तो मैं भी आपको कुछ ना कुछ मशवरे दे दूंगा. आखिर में बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपसे करने जा रहा हूँ कि इमरान खान ने जो मुबैना मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है. अब मुबैना मिलिट्री ट्रायल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी, उनके जो रजिस्ट्रार हैं उन्होंने भी लित्तर पोले के साथ दरख्वास्त को जो है वो मुस्तरद किया है. उन्होंने कहा कि पंजाब में एक केस है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ेर इल्तवा है, अभी तक ऐसी कोई FIR का जो है वो मवाद आपने पेश नहीं किया कि मिलिट्री ट्रायल कोर्ट, मिलिट्री जो कोर्ट है उसमें इमरान खान का ट्रायल होने जा रहा है, तो ये आप कैसे दरख्वास्त लेकर आ रहे हैं कि इसको रोका जाए. तो मुझे बेसिकली इमरान खान के वकला और इमरान खान ख़ुद बेसिकली वो जल्दी में नज़र आए और बौखलाहट का शिकार नज़र आए, क्योंकि मेरे ख्याल से लोगों को पता लग जाता है कि इमरान खान को भी शायद कोई ख्वाबशाब आ गया हो कि मेरे साथ बड़ी बुरी होने वाली है, तो इसलिए शायद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अपना मिलिट्री ट्रायल रुकवाने के लिए, जो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ, अभी तक ऐसी कोई खबर भी नहीं आई, फैज़ जो हैं वो पकड़े गए हैं जिनके साथ ये फैज़याब होते थे बहुत ज़्यादा. तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इमरान खान को ख़तरा ये है कि शायद वो वादा माफ़ गवाह बनने वाले हैं और इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाहियाँ देने वाले हैं. मिल बांट के पाकिस्तान को उजाड़ा है तो मिल बांट के ही सज़ा होगी. 3, साढ़े 3, 4 सालों के अंदर पाकिस्तान के मसाइल के ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, बल्कि अपोजिशन को पकड़ दकड़ में, हेरोइन के केसेस डालने में, बाप के सामने बेटी को गिरफ्तार करने में, इस तरह के मामलात के ऊपर ज़्यादा फोकस रहा. चीनी का स्कैंडल हो या पाकिस्तान में आटे का स्कैंडल हो, दवाइयों का स्कैंडल हो, जब कोरोना पाकिस्तान में आया तो दबा के करप्शन की गई. जो हालात पाकिस्तान के 3, साढ़े 3, 4 साल में बिगड़ने थे वो बिगाड़े गए. IMF को ज़ाहिर सी बात है IMF के साथ प्रोग्राम्स को ख़तरे में डाला गया, फाइनेंसिंग रोकी गई, FDI के ऊपर जो है ना मामलात ख़राब किए गए, क्योंकि टारगेट था पाकिस्तान पे इक़्तिदार का, टारगेट था 30 साल हुकूमत का, टारगेट था किसी ने आर्मी चीफ बनना था, किसी ने सदर पाकिस्तान बनना था. ये टारगेट ही नहीं था कि पाकिस्तान को किस तरीके से मसाइल से निकाला जाए. आज बलूचिस्तान या KPK के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें अगर बिगड़ती हुई देख रहे हैं तो उसका ये नतीजा है कि 3-4 सालों के अंदर तवज्जो ही नहीं दी गई. तवज्जो छोड़ें यार, वहाँ से 40,000 जो है ना वो दहशतगर्दों को KPK में बुला के पाकिस्तान में पनाह दी गई और उसका नतीजा आपके सामने है. अब वो दहशतगर्द बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो पंजाब में, सिंध में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो KPK में भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, और हमारी पाकिस्तान की अफवाज वही काम कर रही है जो वो पाकिस्तान के लिए हमेशा से करती आई है. वो कुर्बानियाँ दे रही है, वो फ्रंट लाइन पे हमारे लिए लड़ रही है. हमारे जवान, हमारे अफसरान, मतलब ये वाहिद ऐसी जंग है जिसमें सिपाही से लेके हमारे अफसर तक तमाम लोग कुर्बानियाँ दे रहे हैं. मैं आखिर में सिर्फ सलाम पेश करूँगा अपने कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी. 28 साल, मतलब मुझसे भी तकरीबन वो 8 साल छोटे थे, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया बलूचिस्तान के अंदर. कौम उनको खिराज तहसीन पेश करती है, लेकिन कौम को भी साथ खड़े होकर अपने अपने हिस्से का जो है वो फ़र्ज़ अदा करना होगा, तभी पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल अमन आएगा और पाकिस्तान के अंदर खुशहाली आएगी. मैं तो आपका हूँ सदर मिर्ज़ा. अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस व्लॉग को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन दबा के, बेल आइकन भी दबा के, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी. देखें इस व्लॉग को कि आपको व्लॉग कैसा लगा. बहुत शुक्रिया आपका.